उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज अपनी सरकार के 8 वर्षों के पूरा होने पर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। भारत की पहचान दुनिया के अंदर अपनी इस विशिष्टता के नाते है और दुनिया के अलावा कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता जो भारत की मनीषा ने कहा था कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग मार्गों से उसकी विवेचना कर सकते हैं। यानी रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक है और उस मंजिल को सत्य के रूप में किसी ने परिभाषित किया है। कहीं ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है। कहा रास्ता आपका भी ठीक वही है, आपका भी रास्ता सही है, आपका भी सही है, लेकिन लक्ष्य सबका एक मंजिल पे पहुंचना है और यह केवल भारतीय मनीषा कह सकती है। और यही तो भारतीय मनीषा कहती थी। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या तो हमारे अपने लोगों को थी। यही तो कहा था हमारे लोगों ने। इसी बात के लिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि मानो तो गंगा मैया है, न मानो तो बहता पानी है। और जब हमने विश्वास किया, हमने उसको महत्व दिया, स्वयं वहां पर आकर के देश के प्रधानमंत्री मां गंगा की आरती उतार करके जल का आचमन किए, पूरी दुनिया टूट पड़ी, प्रयागराज आने को उतावली हो गई। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के मां गंगा में स्नान भी करता है और आचमन भी करता है। और यही भारत की अध्यात्म की ताकत है। यह अध्यात्म की ताकत भौतिक जगत के बंधनों से बंध नहीं सकती है। भारत की ऋषि परंपरा ने चेतना के अपने उस विस्तार के माध्यम से यही विस्तार उसे दिया है और यह भारत की सही पहचान है। यह कहना कि भारत के परंपरा ने टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है कि यह अपने को आंकने में हो रही कमी है। जब दुनिया अंधकार में रह रही थी तब 5000 वर्ष पहले हमारी ऋषि भारत की ज्ञान की विधा को संहिताबद्ध कर रहे थे। याद करिए, हम भगवान वेद व्यास का स्मरण करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का आयोजन पूरी भव्यता के साथ करते हैं। हमने कृष्ण द्वैपायन व्यास को गुरुओं का भी गुरु क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने उस विशिष्ट विधा के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए भी इतने विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर दिया जो कार्य कभी नहीं हो पाया था। श्रवण परंपरा से, गुरु शिष्य की परंपरा से अलग हट करके भी अगर कोई इसके बारे में जानने का इच्छुक है तो हम उसको संहिताबद्ध रूप से इसे प्रस्तुत करेंगे, उसको देंगे। और भारत ने अपने ज्ञान की पूरी परंपरा को दुनिया के अंदर ज्ञान की इस पूरी परंपरा को, महाभारत इस बात की घोषणा कर सकता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो कुछ भी इस ग्रंथ में है वही दुनिया में है। जो इसमें नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया का कोई दूसरा ग्रंथ इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता है जो महाभारत कर चुका है। केवल इस भौतिक जगत ही नहीं, ब्रह्मांड के उन ज्ञान के रहस्यों के बारे में अगर आपको जानना है तो भारत का उपनिषद उसका सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या हमारे में थी, जो हम लोगों ने इनसे अपने को दूर कर लिया और परिणाम हमारे सामने है। जो दुनिया हमारे पीछे भागती थी
हम उस दुनिया के पीछे भागने लग गए। आपने बदलते हुए भारतवर्ष को देखा है 10 वर्ष में। पहले भारत को कोई नहीं पूछता था, पहचान का संकट था। 10 वर्ष में एक बदले हुए भारत को आप देख रहे हैं। हर कोई भारत आना चाहता है, हर कोई भारत के साथ अपना संबंध ठीक करना चाहता है, हर कोई भारत पर गौरव की अनुभूति करता है। भारत की योग सुविधा को आज दुनिया के 193 देश कर रहे हैं। चीन जैसा नास्तिक भी अपने यहां योग के विशिष्ट आयोजन करता है, विशिष्ट आयोजन करता है। जिस चीन का धर्म पर विश्वास नहीं, जिसने धर्म को अफीम के रूप में तुलना की है, वह भी अब बौद्ध दर्शन पर अपने यहां शोध कर रहा है। ये भारत की विजय नहीं तो क्या है? यही भारत की विजय है। हमारे यहां किसी भी कालखंड में किसी राजा ने जबरन अपने बल से, अपने वैभव से किसी को गुलाम नहीं बनाया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, जबरन उस पर शासन नहीं किया। कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आप जाइए ना, आप रामायण काल में ही देख लीजिए। रामायण कालखंड में भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के उपरांत लक्ष्मण को वहां के वैभव पर थोड़ा मोह आया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण, हमारा काम हो गया, हमने सीता को मुक्त करना था, हो गया, अब हम यहां से वापस चलें। लक्ष्मण ने कहा, जीते हैं तो कुछ दिन रुकते हैं, यहां का वैभव थोड़ा देखें, अब तो का सारा कार्य हो ही चुका, अब तो अयोध्या ही जाना है। उन्होंने कहा, नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे। यह है भारत की पहचान, यह है भारत। वे लंका का शासन जीते थे। कृष्णकंधा पर भगवान राम ने के कारण सुग्रीव विजयी हुए थे, लेकिन कृष्णकंधा का अभिषेक उन्होंने सुग्रीव का किया, स्वयं अपना नहीं। लंका जीती, लेकिन अभिषेक विभीषण का किया, स्वयं वहां के राजा नहीं बने। वापस अयोध्या वापस आए, और अयोध्या आने के पहले भी वे प्रयागराज में रुकते हैं और हनुमान को छद्म भेष में भेजते हैं, हनुमान जी से कह कर के जाओ, ऐसा तो नहीं कि भरत के मन में सत्ता का मोह आ गया हो, अगर वह शासन करना चाहता है तो उसको कर लो, हम दूसरी जगह देख लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा गाध प्रेम भरत का कि अगर राम निश्चित तिथि में नहीं आएंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, तब हनुमान जी ने अपना सही स्वरूप दिखाया। कहा, नहीं हो तो प्रयागराज में आए हैं, बस आपका संदेशा मिलते ही वे यहां पधार जाएंगे। यह है भारत की पहचान, जिसने भौतिकता को कम, अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए चेतना के विस्तृत आयाम के माध्यम से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को सबके सामने प्रस्तुत करने का काम किया। और ये भारत की ऋषि परंपरा का विशिष्ट योगदान है, और भारत की सिद्ध साधना इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम की है। ऋषि मुनियों की यही परंपरा है, जिस परंपरा को लेकर के आज यहां पर यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। यह विषय सामान्य रूप से भौतिकता के पीछे भागने वाली वर्तमान समाज के लिए यह विषय रूखा हो सकता है,
लेकिन एक सच्चे भारतीय के लिए रुचि का विषय होना चाहिए। रुचि का विषय इसलिए क्योंकि विषय उनका अपना विषय है, उनकी विरासत का विषय है, उनकी परंपरा का विषय है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि विरासत को विकास के साथ जोड़ेंगे तो हमारे सतत विकास का माध्यम बनेगा, सतत विकास का माध्यम बनेगा। लोग कहते थे, जब हम लोगों ने महाकुंभ के आयोजन को आगे बढ़ाया और उस समय मैंने पहली बैठक नवंबर 2022 में ली, एक सामान्य बैठक ली अधिकारियों की। मैंने कहा भी एक कार्य योजना बनाओ महाकुंभ के आयोजन के लिए, हमें क्या तैयारी करनी है। मेरे पास 1 वर्ष का समय था। कि हम इस दौरान इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य सरकारी, उसमें कोई भी कार्य होता है तो उसकी एक विस्तृत रूपरेखा पहले प्रारंभिक अध्ययन होता है, फिर उसके बाद उसके विस्तृत रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उसको क्रियान्वित करने की तैयारी होती है। तो लगभग 1 वर्ष का समय इन सभी चीजों में, इसी प्रारंभिक उसमें खर्च हो जाता है। और फिर उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना। अच्छी टीम का चयन नहीं किया तो आप बिखर जाएंगे। आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हो गया, तब तक स्टेडियम के निर्माण के कार्य चल रहे हैं, सड़कों के काम चल रहे हैं, और भी आधे अधूरे। और महाकुंभ के इस विस्तार का मैं अंदाजा पहले से लगा रहा था कि श्रद्धालु आएंगे, लेकिन मैं श्रद्धालु के अंतःकरण के भाव को भी जानता था कि धार्मिक श्रद्धालु अनुशासित होता है। अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं तो केवल अपने गंतव्य में जाकर के उसी शालीनता के साथ, उसी अनुशासित भाव के साथ वह वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेगा। और इसलिए उनके लिए उस प्रकार की सुविधाओं को तैयार करना, इन सभी पे हमने कार्य करना प्रारंभ किया। जब हमने कार्य प्रारंभ किया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब ये खजाने का पैसा बहाने की तैयारी हो रही है, अनावश्यक रूप से इस पे कौन जरूरत है खर्च करने की। यानी हम लोग आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ सुविधा देना चाहते हैं तो कुछ लोगों को उसमें बुराई नजर आ रही थी। उन लोगों ने उसकी क्रिटिसाइज करना शुरू किया। आलोचना भी तथ्यात्मक होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनके दिमाग की खुरापात थी। उन्होंने खुरापात करना शुरू किया। हमने उसकी परवाह किए बगैर अपने कार्य को आगे बढ़ाया। मैं मानता था कि हमारी सरकार को 7,000 करोड़ खर्च करने होंगे। सिटी का एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करके उसको एक समय सीमा के अंदर हमें ठीक करना होगा, और फिर एक अस्थायी सिटी के निर्माण के लिए जो भी कार्य होने हैं समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाना होगा। महाकुंभ के नाते प्रयागराज के अंदर उसकी पूरी कायाकल्प होनी है। रेलवे स्टेशन को ठीक करने होंगे, बस स्टेशन को ठीक करना होगा, एयरपोर्ट को ठीक करना होगा। प्रयागराज आने वाली जितने भी मार्ग हैं, अयोध्या से, गोरखपुर से, काशी से, लखनऊ से, चित्रकूट से, रीवा से, इन सभी मार्गों को चौड़ीकरण करना होगा। जगह जगह पार्किंग के स्पेस देने होंगे, सब कुछ करना होगा।